Hello friend, in previous lecture we have seen some water tube boilers and fire tube boilers under the high pressure and low pressure boiler. Okay, today we will see some high pressure boiler. So we have seen yesterday Lamont boiler, which is also high pressure boiler. In continuation with today we will see Velox boiler. So Velox boiler uses pressurized combustion technology. Pressurized combustion. Okay, what is the advantage of this pressurized combustion? I will explain. So when speed of flue gases increases to velocity or more than to velocity of sound, मतलब when this flue gases is supersonic, then they will transfer more heat. Okay, कैसे? समझो हमारे पास फ्लू गैसेस है, वो फ्लो गैस एक नॉर्मल वेलोसिटी से जिसकी उतनी वेलोसिटी उससे फ्लो हो रहा है, तो वो कुछ हीट ट्रांसफ़र करेगा वाटर को. ओके, अब वही फ्लू गैसेस इतने वेलोसिटी से मूव हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा है. फिर से रिपीट करता हूँ, ये पहली नॉर्मल फ्लू गैसेस है जिसकी नॉर्मल वेलोसिटी, तो उसने कुछ हीट ट्रांसफ़र किया. ओके, मैं इस पर बताता हूँ. ये फ्लू गैस जिसकी वेलोसिटी भी है वो कुछ हीट ट्रांसफ़र करेगा. अब यही फ्लू गैस की वेलोसिटी हमने इतनी कर दी कि वो ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ साउंड है, मतलब साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से वो फ्लू गैस फ्लो हो रहा है, तो वो जितनी हीट ट्रांसफ़र करेगा, ये Q1 Q2, तो इस केस में Q2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन Q1. इन शॉर्ट, अगर फ्लू गैसेस वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहा है, मूव हो रहा है, तो वो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्पीड. अगर वो नॉर्मल स्पीड में तो जितनी हीट ट्रांसफ़र करेगा उससे ज़्यादा हीट वो, जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रही, सोनिक वेलोसिटी से ज़्यादा रही, तो उस केस में वो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करेगा. तो ये अचीव करने के लिए यहाँ पर प्रेशराइज्ड कंबशन यूज़ करते हैं. तो इसका मैं आपको कंस्ट्रक्शन पहले एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं इकोनोमाइज़र से. यहाँ पर इकोनोमाइज़र है. ओके, फीड पंप से वाटर आया, इकोनोमाइज़र में उसको कुछ हीट मिली, वो हॉट जो बना हुआ वाटर अब वो इस इवेपोरेटिंग सेक्शन में गया. ओके, यहाँ पर वो एक्चुअल इवेपोरेशन होता है. कैसे होता है बताऊँगा. ओके, ये इवेपोरेटिंग ड्रम है, स्टीम सेपरेटिंग सेक्शन है. स्टीम सेपरेटिंग मतलब वो स्टीम को सेपरेट कर देता है. ओके, ये सुपर हीटर है. ओके, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये फ्लू गैसेस है. ओके, अब यहाँ पर गैस टरबाइन और एक्सेल कंप्रेसर है. तो ये गैस टरबाइन क्या करेगा, फ्लू गैसेस जो वेस्ट फ्लू गैसेस जा रहे हैं उससे वो पावर जनरेट करा यहाँ पर. ओके, और वही पावर यूज़ करके ये एक्सेल कंप्रेसर यहाँ पर रन होगा. तो कंप्रेसर रन होने से क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर अंदर जाएगी और ये फ्लू गैसेस की वेलोसिटी मोर देन सोनिक वेलोसिटी, मतलब वो सुपर सोनिक स्पीड से मूव करेगी. ओके, सुपर सोनिक मतलब जिसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा रहती है. ओके, तो ये कंप्रेसर की वजह से उस फ्लू गैसेस की वेलोसिटी बढ़ती है. तो उस केस में क्या होगा, ये फ्लू गैसेस ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करेंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्पीड. तो यहाँ पर फ्लू गैसेस ने हीट ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो यहाँ पर जाएगा. अगर वो वेट स्टीम है तो यहाँ पर वाटर पार्टिकल अलग निकलेंगे और वेपर अलग निकलेंगी. वेपर आगे सुपर हीट होने के लिए जाएगी और जो वाटर पार्टिकल है वो फिर से इस सेक्शन में आएगा. क्लियर. अब ये सुपर हीटेड सेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन सुपर हीटर. यहाँ पर फ्लू गैसेस फ्लो होगा तो ये सुपर हीट होगा. सुपर हीट होने के बाद वो जो सुपर हीट स्टीम है वो टरबाइन की तरफ चली जाएगी. और ये जो फ्लू गैसेस है जो अब सुपर हीटर के बाद में वो नीचे आके गैस टरबाइन को रन करेंगे. गैस टरबाइन पावर प्रोड्यूस करेगा, वो पावर यूज़ करके एक्सेल कंप्रेसर रन करेगा और वो अगेन इकोनोमाइजर से पास होके चले जाएंगे. क्लियर. सो तो ये याद रखने लायक चीज़ यही है कि ये प्रेशराइज्ड कंबशन टेक्निक यूज़ करता है. प्रेशराइज्ड कंबशन में फ्लू गैसेस की वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा करते हैं ताकि वो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करे. ओके,
और उसके लिए हमारे पास जो वेस्ट जाने वाली उसके साथ हम गैस टरबाइन भी रन करते ताकि हमारा कंप्रेसर उससे चल सके। ओके, तो ये जो वेलॉक्स बॉयलर है इस कंप्रेसर होने की वजह से उसमें कुछ लिमिटेशन है, हम उसको उससे 100 टन्स ऑफ स्टीम पर आवर तक ही स्टीम का फ्लो रेट अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसका मास बढ़ाएंगे स्टीम का उतना बड़ा कंप्रेसर हमें लगेगा। ओके, अब जनरली यह 100 टन्स के लिए ही ऑलमोस्ट 600 HP वाला कंप्रेसर हमें लगता है। 600 HP इज मोर अमाउंट। ओके, 600 HP मतलब ये ज़्यादा आंकड़ा है पावर का, इतनी ज़्यादा पावर हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी टरबाइन से, नहीं करते तो हमें देनी पड़ेगी। तो इसके लिए 100 टन पर आवर तक ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इससे इसके कुछ एडवांटेज भी है। ये जो बॉयलर है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कॉम्पैक्ट रहता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एज़ कम्पेयर टू अदर हाई प्रेशर बॉयलर ये कॉम्पैक्ट और फ्लेक्सिबल रहता है। साथ ही साथ इसका कंबशन रेट ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये प्रेशराइज्ड कंबशन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसका कंबशन रेट ज़्यादा रहता है। ओके, ये क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं, क्विकली इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको लो एक्सेस एयर रिक्वायर होती है। ओके, सो ये कुछ एडवांटेज थे वेलॉक्स बॉयलर के। ओके, प्रेशराइज्ड कंबशन ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज ये वही है, ये उसकी अलग डायग्राम है, वही है। नेक्स्ट इज अ लोई फ्लर बॉयलर। तो हमने कल थोड़ा कल का ये करता हूँ, हमने कल लैमाउंट बॉयलर देखा ये। ओके, तो लैमाउंट बॉयलर में क्या होता है, वाटर के ट्यूब्स रहते हैं जिससे वाटर फ्लो होगा। तो अगर ये वाटर हार्ड वाटर हम यूज़ करते हैं, अगर हमने वाटर के ट्रीटमेंट नहीं की, हार्ड वाटर अगर यूज़ किया, तो अंदर क्या होता है कि वो स्केल फॉर्म होते हैं, मतलब जो क्षार या इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो सॉलिड वैसे रहते हैं, वाटर इवापोरेट हो जाता है, तो वो उनका एक लेयर बनता है ट्यूब के अंदर। तो लेयर क्या करता है, बाहर की हीट अंदर नहीं आने देता। ओके, मतलब वो हीट ट्रांसफ़र को रेजिस्ट करता है, तो बाहर की हीट अंदर के जो दूसरा वाटर आएगा उसको नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि स्केल फॉर्म हुआ है, मतलब उसकी एक लेयर बनी हुई है। बड़े इसमें दिखाओ तो, अब पहले इसमें वाटर फ्लो आता तो उसकी वजह से यहाँ पे स्केल फॉर्म होता है, इससे एक लेयर बना होता। ओके, जितना ज़्यादा हार्ड वाटर उतना ज़्यादा लेयर रहता है। अब जब दूसरी बार हम वाटर भेजेंगे तो ये लेयर क्या करता है, बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता है। ओके, तो हीट जो हमें यूटिलाइज करनी है वो हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो बाहर ही रह रही है। तो बाहर से जो ट्यूब है वो ओवर हीट हो जाएंगी, लेकिन अंदर हीट नहीं जा रही, अंदर के वाटर को हीट नहीं मिलेगा, तो हम इसे पूरे कैपेसिटी से रन नहीं कर सकते अगर वाटर का हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो। ओके, और ओवर हीटिंग की वजह से इस ट्यूब की लाइफ कम हो जाएंगी। तो ये क्यों हो रहा है, सिर्फ स्केलिंग की वजह से। स्केलिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट किया वाटर नहीं यूज़ किया है, बराबर। तो ये अवॉइड करने के लिए लोई फ्लर बॉयलर में अरेंजमेंट किए कि वाटर की ट्यूब यूज़ करने का उन्होंने अवॉइड किया है कि वाटर की मतलब ट्यूब ना यूज़ करके कुछ अलग तरीके से इवापोरेट करे। तो उसके लिए वो स्टीम यूज़ करते हैं, स्टीम को वाटर पे छोड़ते हैं, तो स्टीम की वजह से वाटर इवापोरेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ट्यूब्स वगैरह कुछ नहीं रहेंगे, वाटर जैसे वाटर ट्यूब फायर ट्यूब रहता है वहाँ पे, ये यहाँ पे स्टीम यूज़ करके स्टीम जनरेट करने वाले। तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा मैं आपको ये कर दूँ, ये फ़ैन है, फ़ैन से क्या होगा, एयर फोर्सफुली अंदर भेजते हैं जो कंबशन के लिए लगते हैं। ये पल्वराइज्ड कोल की जगह एयर प्री हीटर, फीड पंप, इकोनोमाइज़र, स्टीम मैन, मतलब यहाँ से स्टीम कंट्रोल करते हैं कितनी भेजनी है, ये दोनों सुपर हीटर, रेडिएंट सुपर हीटर, कन्वेक्टिव सुपर हीटर, और स्टीम सर्कुलेटिंग पंप। तो एक्चुअली क्या होता है, एनी हाउ स्टीम बनने पे वो स्टीम जाएगी, देखिए सॉरी इकोनोमाइज़र से स्टार्ट करता हूँ। इकोनोमाइज़र पे क्या होगा, जो फीड वाटर है वो आएगा, वेस्ट हीट यूटिलाइज करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। अब ये हॉट वाटर गया यहाँ पर जहाँ पर स्टीम बनने वाली है, एनी हाउ स्टीम। अब ऊपर से क्या होता है,
स्टीम बनने के बाद ये अपने को सिर्फ स्टीम पहले बननी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो स्टीम बनने के बाद ये सुपर हीट स्टीम यहाँ पे बनेगी कन्वेक्शन, जो अगर वो कन्वेक्शन से हीट ले रहा है तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर, उसके बाद रेडिएट सुपर हीटर, रेडिएशन हीट लेके फिर से वो सुपर हीट होती है। तो ये सुपर हीट स्टीम अब नीचे आएगी। ओके, ये सुपर हीट स्टीम अब क्या करेगी, ये वाटर है, यहाँ से स्टीम नीचे फ्लो हो रही है, तो स्टीम अपनी हीट वाटर को दे देगा, तो वाटर भी स्टीम बनेगा और स्टीम का कुछ पार्ट कंडेंस होगा। तो स्टीम एक सेकंड, तो स्टीम मैंने इधर से बोला था, स्टीम एक्चुअली इस साइड से आ रही। ओके, स्टीम अपनी हीट वाटर को दे देगी, तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो ये जो स्टीम बन रही है यहाँ पर, वो यहाँ पर लिफ्ट करके पहले रेडिएंट सुपर हीटर में जाएगी, वहाँ पर सुपर हीट होगी, फिर कन्वेक्टिव सुपर हीट में जाएगी, वहाँ पे और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ पर आने पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी स्टीम तैयार हुई है उसकी 1/3 स्टीम टरबाइन की तरफ जाती है, और बची हुई 2/3 स्टीम है वो नीचे आएगी और आगे का स्टीम फॉर्मेशन करेगी। समझ में आ गया? फिर से रिपीट करता हूँ। इस पॉइंट पे यहाँ पर 1/3 स्टीम, जितनी भी स्टीम फॉर्म हुई उसकी 1/3 टरबाइन की तरफ जाएगी, और ये एरो ऐसा नीचे, और बची हुई 2/3 स्टीम यहाँ पर स्टीम प्रोडक्शन के लिए अंदर आएगी। वो अपनी हीट वाटर को देगी, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, फिर से वो स्टीम ऊपर जाएगी, वहाँ पे फिर सुपर हीट होगी, फिर 1/3 स्टीम उधर जाएगी, फिर 2/3 स्टीम इधर आएगी। ओके, तो इन दिस वे ट्यूब यूटिलाइजेशन ना करते हुए यहाँ पर स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें ये जो स्टीम प्रोड्यूस होगी उसका प्रेशर ऑलमोस्ट 140 बार तक स्टीम प्रोड्यूस करता है, और 100 टन्स पर आवर, 100 टन्स ऑफ पर आवर इतना स्टीम ये जनरेट कर सकती है। मतलब 100,000, मतलब 1 लाख kg पर आवर स्टीम आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। उसमें से 1/3 आगे जाएगी, 2/3 बॉयलर में यूटिलाइज होगी। क्लियर? तो ये था लोई फ्लोर बॉयलर, यहाँ पर स्टीम यूज़ करके वेपराइजेशन हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है बेंसन बॉयलर। तो ये बेंसन बॉयलर भी लैमोंट बॉयलर का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे वहाँ पे स्केल फॉर्म हुआ वैसे यहाँ पर स्टीम के बबल फॉर्म होते हैं सरफेस पे। ओके, जो वही काम करते जो स्केल करता है। ओके, ये क्या करते हैं, हीट ट्रांसफ़र को प्रिवेंट करते हैं, मतलब ये इवेपोरेशन में देरी लाते हैं, डिले करते हैं। ओके, तो ये अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक बताई, जो हमारे पावर टीएस डायग्राम में हमें देखा था मॉल्यूट चार्ट में, स्टीम टेबल में। ये क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, मतलब ये जितना ज़्यादा प्रेशर उतना लैटेंट हीट यहाँ पर लगता है। ओके, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो कम लैटेंट लगते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि लैटेंट हीट जीरो हो जाएगी, वाटर जैसा आया वैसा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। और बियॉन्ड दिस क्रिटिकल पॉइंट वाटर और स्टीम ये दोनों की डेंसिटी सेम रहती है, मतलब वो अनआइडेंटिकल रहेंगे कि वाटर है कि स्टीम है। हम डेंसिटी से पता कर सकते हैं कि स्टीम है कि वाटर है, लेकिन दोनों की डेंसिटी सेम रहेगी, वाटर की और स्टीम की, तो उस केस में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वही प्रिंसिपल यूज़ करके यहाँ पर जो फीड वाटर है वो क्रिटिकल प्रेशर के अबव भेजते हैं, ताकि वाटर की और स्टीम की डेंसिटी सेम रहे, ताकि वो स्टीम के बबल जो वाटर के सरफेस पे फॉर्म हो रहे हैं वो फॉर्म नहीं होंगे। ओके, ऐसा करने से तो ये प्रिंसिपल यूज़ करके बेंसन बॉयलर वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन सेम है, एयर प्रीहीटर है जो एग्जॉस्ट गैस लेके प्रीहीट हो जाएगा। ये इकोनोमाइज़र है, इकोनोमाइज़र वेस्ट हीट यूटिलाइज करके गर्म हो जाएगा, फिर इसको इवेपोरेटर में भेजते हैं। इवेपोरेटर में से पहले वो रेडिएंट इवेपोरेटर पे जाएगा, रेडिएंट से हीट लेके इवेपोरेट होगा, फिर कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में जाएगा, कन्वेक्शन से हीट लेके इवेपोरेट होगा, उसके बाद में सुपर हीट में जाके सुपर हीट होगा और टरबाइन की तरफ चला जाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो फीड पंप है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पे फीड सप्लाई करता है। ओके, और इसका जो टेम्परेचर रहता है फीड वाटर का जो आगे बॉयलर में रहता है वो ऑलमोस्ट स्टीम का वो ऑलमोस्ट 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की स्टीम प्रोड्यूस करता है।
ओके, और उसका प्रेशर ऑलमोस्ट नियर टू 500 बार रहता है। ओके, जनरली 2 to 1 बार क्रिटिकल प्रेशर है, उसके अबोव का वाटर हम भेज रहे हैं तो 500 बार तक 500 बार तक स्टीम वहाँ पर जाती है, और उसका जो स्टीम जनरेशन रेट है जनरली 150 टन्स पर आवर है। क्लियर? सो ये क्या कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, ये फीड वाटर को क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर भेजते हैं। क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर जाने के बाद स्टीम की और वाटर की जो डेंसिटी सेम रहती है, तो बबल फॉर्म होने का चांसेस वहाँ पे नहीं रहता है। बबल फॉर्म नहीं हो गए तो हीट ट्रांसफर को अपोजिशन नहीं होता है। ओके, और इस तरह से हमें ज़्यादा प्रेशर मतलब ऑलमोस्ट 500 बार तक और 150 टन्स पर आवर तक कैपेसिटी के बॉयल स्टीम हम यहाँ पर प्रोड्यूस्ड कर सकते। तो ये थे हमारे हाई प्रेशर बॉयलर। ओके, तो अब तक हमने सभी बॉयलर्स जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो स्टडी किए हैं। अब हम आगे कुछ एनालिटिकल पार्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक आपको कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। क्लियर? थैंक यू।